नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे पाठ नंबर 4 मध्यकालीन समाज यूरोप और भारत। यानी कि मध्यकाल में भारत का समाज कैसा था, यूरोप का समाज कैसा था। हमारा जो लेसन है हिस्ट्री का ये क्लास 10th 10वीं से है, इतिहास का, हरियाणा बोर्ड। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आसान लेसन है जिसमें बताया गया है कि मध्यकाल में अर्थात 12 से लेकर और 15वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी तक जो समाज था उसमें भारत के लोग किन किन वर्गों में बटे हुए थे और उनका जीवन यापन कैसा था। साथ में ही तुलना की गई है यूरोप से कि यूरोप का समाज उस समय कैसा था। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यूरोप में शासकीय वर्ग, शासक वर्ग कौन सा होता है? जो सत्ता को चलाता है, अर्थात जो सरकार का निर्माण करता है, जिसमें शासक भी आ सकता है और बड़े बड़े पदाधिकारी भी। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि यूरोप में शासकीय वर्ग के प्रमुख काम क्या थे या उनके प्रमुख कार्य क्या थे। समाज का शासकीय वर्ग यूरोपीय समाज में दूसरे वर्ग में आता था। तो आप सोच रहे होंगे पहले में कौन आता था? पहले में आता था पादरी वर्ग। साधन संपन्न होने के कारण, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, धन थी, संपदा थी, इसकी वजह से इनका जो प्रमुख कार्य था, इनका प्रमुख काम था, वो था न्याय और लोगों की रक्षा करना। न्याय करना, लोगों की रक्षा करना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप में कृषकों की दशा कैसी थी? कृषक का अर्थ क्या होता है? किसान। अब हम बात कर रहे हैं यूरोप के किसानों की। यूरोप में कृषकों की दशा अत्यंत दयनीय थी। यानी कि कृषक चाहे किसी भी देश में हो, उनकी स्थिति खराब ही रहती है, दयनीय ही रहती है। इन्हें इनकी उपज के बदले बहुत कम भाग मिलता था। उपज का अर्थ होता है फसल, जो वे उगाते थे। अपनी छोटी सी आमदनी जो उनके पास बचती थी उसका भी 10वां भाग, यानी कि अगर इनके पास 100 रुपये का अनाज होता है तो उसका भी 10वां भाग यानी कि 10 रुपये इन्हें चर्च को देना पड़ता था, जिसे टाइद कहा जाता था। कृषकों के पास रहने के लिए घास फूस की झोंपड़ी होती थी। ये लोग दासों का जैसा जीवन व्यतीत करते थे। ये लोग सामंतों की अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे और इन्हें सामंतों के घर में भी कार्य करने पड़ते थे, जिसके बदले इन्हें कोई पैसे नहीं मिलते थे, बल्कि ऐसे कार्यों को, ऐसी सेवाओं को बेगार कहा जाता था। बेगार होता है फ्री की सेवा करवाना। उसके बाद तीसरा है, भारत की सामाजिक संरचना कैसी थी? हम भारत की बात कर रहे हैं, अब यूरोप की नहीं। मध्यकाल में भारतीय समाज की संरचना बड़ी जटिल थी। क्यों? क्योंकि तुर्कों ने आक्रमण करने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से भारत में जो समाज था वो अनेक वर्गों में बंटता चला गया। जैसे कि शासकीय वर्ग, शासकीय वर्ग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि काफ़ी अधिकार प्राप्त थे। वे शासकीय कार्यों में शामिल थे, सत्ता में भागीदारी रखते थे और उच्च वेतन प्राप्त करते थे। दूसरा है धार्मिक वर्ग। मध्यकाल में भारत में हिंदुओं और मुसलमानों में एक ऐसा वर्ग था जो धार्मिक कार्य से अपनी जीविका चलाता था, यानी कि धर्म कर्म के कार्य करता था। हिंदू समाज में धार्मिक क्रियाकलापों का कार्य ब्राह्मण ही किया करते थे। तीसरा है व्यापारी और दुकानदार वर्ग। भारतीय समाज में व्यापारी व दुकानदारों का भी एक विशाल वर्ग था। जो व्यापारी वर्ग था वो अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों प्रकार का व्यापार करते थे और मुनाफा कमाते थे। फिर है कृषक वर्ग। अब मध्यकाल में भारतीय समाज में कृषकों का बहुत बड़ा वर्ग था। इनके ऊपर पूरे समाज के भरण पोषण का दायित्व था, अर्थात सारे समाज के लिए अनाज उगाते थे और बहुत बड़े वर्ग में शामिल थे, परंतु स्थिति वही दयनीय थी। फिर है दास। भारतीय समाज में दास प्रथा का भी बोलबाला था। स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी दास बनाए जाते थे। दास अर्थात बिना किसी वेतन या पगार दिए किसी से सारे कार्य करवाना, अर्थात उन्हें गुलाम बनाकर रखना। फिर है कारीगर। बड़ी संख्या में उपलब्ध कारीगर जो थे, अर्थात उस समय समाज में बहुत बड़ी संख्या में कारीगर उपलब्ध थे जो क्या करते थे? वस्तुओं का निर्माण करते थे। आमतौर पर ये कारीगर जातियों के रूप में संगठित थे। इन्होंने अपने संगठन बनाए हुए थे जिन्हें गिल्ड या हुंडी कहा जाता था। नेक्स्ट है, मध्यकाल में किसानों की दशा कैसी थी? मध्यकालीन समाज में जो किसान थे वो समाज के एक बड़ा वर्ग थे जिस पर संपूर्ण समाज के भरण पोषण की जिम्मेवारी थी। किसान कई वर्गों में बटे हुए थे। नंबर 1 पे है खुद काश्त।
जो स्वयं की भूमि पर कृषि करते थे स्वतंत्र थे। दूसरे पाही काश्त, ये दूसरे गांव में जाकर वहाँ की जमीन पर कृषि करते थे। तीसरे थे मुजरियान, जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं थी, ये किसी भूस्वामी की भूमि पर कृषि करते थे जिसके बदले में बहुत थोड़ा सा भाग मिलता था। तीसरे पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे कि इनकी स्थिति शोचनीय थी और इन्हें भारी भरकम भू राजस्व या लगान या कर चुकाने पड़ते थे। किसानों के अन्य सहयोगी कारीगर भी थे गांव में, जैसे कि बढ़ई, नाई, चर्मकार, लोहार, माली, ये सभी ग्राम समुदाय का महत्वपूर्ण हिस्सा थे और यही सारे कृषि ताने बाने को किसान के साथ मिलकर बुनने में हेल्प करते थे। नेक्स्ट है मध्यकाल में भारत के अंदर दास प्रथा पर निबंध लिखें। देखिए मध्यकाल में भारत में दास प्रथा का बोलबाला था। अधिकतर युद्धबंदियों और कर न चुका पाने वाले लोगों को दास बना लिया जाता था। गोवा और दिल्ली में तो उस समय में दासों की मंडियां भी लगती थी। स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी को दास बनाया जाता था। दासों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुसलमान भी बना लिया जाता था और उनसे बहुत सारे घरेलू कार्य जैसे कि पीकदान उठाना, छतर उठवाना या अंगरक्षक जैसे कार्य करवाए जाते थे। उनकी दशा बेहद खराब थी। मुगल काल में अकबर ने युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा को बंद कर दिया था और निस्संदेह ये बहुत ही सराहनीय कदम था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्यकाल में भारत और यूरोप में किसानों की दशा में क्या अंतर था। भारतीय किसानों के बारे में हम ऊपर ही पढ़कर आ चुके हैं, अब दोबारा से रिवाइज करेंगे। भारतीय किसान समाज का बड़ा वर्ग था जिस पर संपूर्ण समाज के भरण पोषण की जिम्मेवारी थी। भरण पोषण अर्थात उपज पैदा करने की, ताकि लोग उस अनाज को खा सकें। ठीक है। और इधर दूसरा पॉइंट है, किसान कई वर्गों में बटे हुए थे। खुद काश्त जो स्वयं की भूमि पर कृषि करते थे, पाही काश्त जो दूसरे गांव में जाकर कृषि करते हैं, मुजरियान जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं थी, वे किसी भूमि स्वामी के भूमि पर कृषि करते थे। तीसरा है, किसानों की स्थिति शोचनीय थी, उन्हें भारी भरकम कर चुकाने पड़ते थे। चौथा है, किसान के अन्य सहयोगी कारीगर, बढ़ई, नाई, लोहार, माली आदि सभी ग्राम समुदाय का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उसके बाद है यूरोपीय किसान। यूरोपीय समाज में कृषकों की का अन्य वस्तुओं की भांति भूस्वामियों की संपत्ति माना जाता है। समझ लीजिए इस पॉइंट को क्या बताना जाता है कि जैसे वस्तु होती है ना किसी भूस्वामी की कि ये मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति है, तो वहाँ कृषकों को किसी भूस्वामी यानी कि लैंडलॉर्ड की संपत्ति माना जाता था, यानी कि दास टाइप स्थिति। नंबर 2, उन्हें भूमि स्वामी की भूमि जोतने के बदले में उपज का यानी कि फसल का बहुत थोड़ा सा मामूली सा भाग ही प्राप्त होता था। तीसरा है, किसानों को अपनी आमदनी का 10वां भाग चर्च को देना पड़ता था, जिसे टाइद कहा जाता था। किसानों को घास फूस की झोंपड़ियों में रहना पड़ता था और ये लोग दासों सा जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 कि मध्यकाल में भारत व यूरोप में शासकीय वर्ग की स्थिति में क्या अंतर था। हाँ, पहले हम बात करेंगे मध्यकाल में भारत में शासकीय वर्ग की स्थिति। शासकीय वर्ग मतलब जो शासन करने में हेल्प करता है। भारत का शासकीय वर्ग 2 भागों में बटा हुआ था। एक जो केंद्रीय सत्ता का प्रतिनिधित्व चलाते थे, यानी मेन सरकार चलाते थे। दूसरा वर्ग जो स्थानीय सत्ता, स्थानीय होता है लोकल लेवल पे, गांव और शहर की सत्ता का प्रतिनिधित्व करते थे। नंबर 2 पे है शासकीय वर्ग में बड़े बड़े पदाधिकारी और जमींदार शामिल थे। तीसरा है, इनकी आय का साधन जो था वो राज्य के द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा निर्धारित होता था। या तो इन्हें नकदी रूप में वेतन दिया जाता था या फिर इन्हें ये अधिकार दे दिया जाता था कि वो किसी जमीन से भूकर प्राप्त करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर हम यूरोप के शासकीय वर्ग की स्थिति करें तो इसमें मुख्य रूप से सामंत थे। इनका काम न्याय और रक्षा करना था। ये भूस्वामियों को मतलब जो बड़े भूस्वामी थे उन्हें काउंट या लॉर्ड कहा जाता था। ये लोग धन धान्य से परिपूर्ण महलों में रहते थे, वैभवशाली बहुत शान और शौकत का जीवन जीते थे। इनके पास सेना की टुकड़ी होती थी जिसका प्रमुख कार्य युद्ध में भाग लेना होता था। नेक्स्ट है मवासात से क्या अभिप्राय है। देखिए मध्यकाल में बहुत सारे किसान ऐसे भी थे जो ना तो सरकार को कर देते थे ना ही सरकार का कोई आदेश मानते थे। हाँ, लेकिन जब सेना इन पर आक्रमण करती तो ये लोग जंगलों में, पहाड़ों में या मरुस्थल भूमि में
या दुर्गम स्थानों पर चले जाते थे। तो ऐसे क्षेत्र को समकालीन समय में यानी कि मध्यकालीन समय में मवास या मवासात के नाम से जाना जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्यकाल में भारत में धर्मांतरण पर चर्चा करें। धर्मांतरण का मतलब क्या हुआ? धर्म चेंज करना। ठीक है, तो मध्यकाल में जब आक्रमणकारी व्यापारी सूफियों के साथ भारत में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। 636 ईस्वी से 1761, 1600 आना था यहाँ पे, नहीं 636 ही आएगा, ठीक है, से 1761 ईस्वी तक भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों ने लगातार आक्रमण किए। ये आक्रमणकारी अपने साम्राज्य का विस्तार तो करना चाहते ही थे, अर्थात अपना राज्य तो बढ़ाना चाहते थे, साथ में धन के लूट और इस्लाम के प्रसार के उद्देश्यों से भी प्रेरित थे। लेकिन भारत की जनता इनका प्रतिरोध करती रही, अर्थात इनका विरोध करती रही। जब धर्मांतरण की हिंसक नीतियां भी असफल रही, अर्थात सरकार ने देखा कि बंदी बनाने से, कैद करने से भी ये धर्मांतरण नहीं कर रहे, तो लोभ लालच का सहारा देकर, जजिया कर लगाकर भी धर्मांतरण का प्रयास किया गया, परंतु इसमें भी आक्रमणकारियों को आंशिक सफलता ही मिली। 1800 ईस्वी में भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 7:1 था, अर्थात 15% से भी कम, 15% लिखना है यहाँ पर, 15% से भी कम जनसंख्या का धर्मांतरण हो पाया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? 15%। ठीक है, प्रतिशत भी पाना बेटा आपने यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है ये, मध्यकाल में स्त्रियों की दशा और आज की स्त्रियों की दशा कैसे भिन्न थी। देखिए, मध्यकाल में लड़कियों का विवाह बाल्यावस्था में कर दिया जाता था, परंतु आज वयस्क होने पर, मोस्टली लड़कियों का विवाह वयस्क होने पर किया जाता है। लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी, परंतु आज लड़कियां लड़कियों के बराबर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। विवाह के उपरांत लड़कियों का जीवन घर की चार दीवारी में बीतता था। आज लड़कियां पढ़ लिख कर रोजगार प्राप्त कर घर के बाहर भी जीवन यापन कर रही हैं। इस काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन था, परंतु आधुनिक काल में पर्दा प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है, इक्का दुक्का स्थानों को छोड़कर। इस काल में जौहर प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन बढ़ गया था। ये बहुत बहुत बड़ी सामाजिक कुरीतियाँ थी, परंतु आधुनिक समय में इन कुरीतियों को अवैध, मतलब सरकार ने इनको बैन करके इनको समाप्त कर दिया है। जौहर प्रथा में क्या था, जब बहुत सारी महिलाएं अपने आप को एक साथ एक ग्रुप में अग्निदाह कर लेती थी, तो उन्हें जौहर प्रथा कहा जाता था। और जब एक स्त्री जो थी अपने पति की चिता के साथ ही जल जाती थी, तो उसे सती प्रथा कहा जाता था। और इन दोनों ही स्थितियों में स्त्रियों की स्थिति जो थी वो बेहद खराब हो जाती थी। अपने मतलब समाज की इज्जत की वजह से और समाज की बंदिशों की वजह से उन्हें अपना जीवन जो था ख़त्म करना पड़ता था, परंतु आज ऐसी स्थिति नहीं है। तो इसके साथ ही हमारे आज का ये लेसन पूरा होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।